Hello and welcome back to Buddy Education to my all dear student and अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पार्ट 2। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि भाई एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज करेंगे, व्हाट वाज द डिफरेंट अप्रोच टू क्लासीफाई द एलिमेंट इनटू अ डिफरेंट फॉर्मेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जाना था कि भाई एलिमेंट्स को अरेंज करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि भाई अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज नहीं करोगे तो फिर उनकी स्टडी क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। टू मेक इट ईजियर, टू मेक इट कन्वीनियंट फॉर योर सेल्फ, हमने क्या किया था, हमने ये सोचा कि भाई एलिमेंट्स को क्या करना चाहिए, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्लासीफाई करना चाहिए। उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट अप्रोचेस बताई। पहले डॉबेनेट ट्रायड्स आया, फिर न्यूलैंड ऑक्टेव रूल आया, एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या है, मेंडली पीरियोडिक टेबल है, और फाइनली वी रीच टू अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। तो हेनरी मूजले ने फाइनली हमें एक लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक टेबल दी, जिसमें सारे ही ऑलमोस्ट अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं। ठीक है, उन सारे एलिमेंट्स को हमने क्या किया है, इस पूरी टेबल में क्या किया है, अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है कि भाई जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है उनको सेम कॉलम में रखा है, और जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है दे आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। तो हमने लास्ट क्लास में एक लॉ पढ़ा था, दैट पीरियोडिक लॉ अकॉर्डिंग टू मॉडर्न periodic table, it was that the properties, the chemical and the physical properties of the elements are the periodic function of their atomic number। तो अभी तक जो जितनी भी अप्रोचेस थी उसमें हम एटॉमिक मास को क्या कर रहे थे, उसका बेस मान रहे थे, बट नाउ वी हैव चेंज दिस बेस, क्योंकि हमने क्या पाया कि भाई एटॉमिक मास जो होता है इट इज अ सम ऑफ प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास। अब क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर तो सेम रहता है हर एलिमेंट में, चाहे वो किसी भी आइसोटोपिक फॉर्म में रहे, बट न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है, चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक मास को अगर आपने बेस बनाया है तो आपको कुछ वेरिएशन दिखे। लोथर मेयर कब बनाया था, जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई एटॉमिक वॉल्यूम और आपके एटॉमिक मास में क्या रिलेशन है, सो वी फाउंड आउट दैट कि बहुत सारे वेरिएशन आ रहे थे, राइट। बट ऑन द अदर हैंड जब हेनरी मूजले ने आपका एक ग्राफ बनाया जिसमें फ्रीक्वेंसी वर्सेस आपका एटॉमिक नंबर था, तो ही गॉट अ स्ट्रेट लाइन, एक यूनिफॉर्म ग्राफ उनको मिला, जिससे हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर आप एटॉमिक नंबर को आधार बनाओगे अपनी पीरियोडिक टेबल का, सो इट विल बी मोर बेनिफिशियल, ये आपको मोर ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक फॉर्म में क्या करेगा, पीरियोडिक टेबल देगा। तो हमने लास्ट क्लास में पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, जिसमें हमने सारे पीरियड्स की बात की थी वन बाय वन, फिर हमने ग्रुप्स के बारे में बात की, देन ऑल्सो वी कैटेगराइज द होल पीरियोडिक टेबल इनटू द ब्लॉक्स, कि भाई एसपीडीएफ नाम के क्या होते हैं, 4 ब्लॉक्स होते हैं, उनकी कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, कौन से एलिमेंट किस ब्लॉक में आते हैं, क्या एटॉमिक नंबर होने वाला है, क्या कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है, ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वो लेक्चर मिलेगा और वहाँ से आप उसको क्या करते हो, सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। ओके, क्योंकि आज हम करने वाले हैं कुछ और बातें, कुछ ट्रेंड्स हम देखने वाले हैं जो हमें दिखते हैं, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अभी हमने जो प्रीवियसली चीज़ें पढ़ी हैं वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल हमारी कुछ ऐसी है, दिस इज द लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक टेबल, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, 7 हॉरिजॉन्टल आपके पीरियड्स हैं, एंड देन 18 वर्टिकल ग्रुप्स हैं। ओके, वर्टिकल कॉलम को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलेंगे। एंड इस तरीके से हमने यहाँ पे एस ब्लॉक है, ये येलो वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, डी ब्लॉक। इधर ये जो 6 ब्लॉक्स हैं हमारे, वो पी ब्लॉक है, एंड उनके जो लास्ट में हमारे पास 2 रोज हैं, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, ये हमारी क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड है। अब सबसे पहले देखेंगे हम पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन कैसे किया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, इस कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एलिमेंट्स को। तो टोटल वी हैव 118 एलिमेंट। अब उनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं इन मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल्स कौन है, 70%, 78% ऑफ ऑल नोन एलिमेंट जितने भी पीरियोडिक टेबल में है, फ्रॉम लेफ्ट टू फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो एक बार आप देखोगे लेफ्ट साइड, ये वाली सारी साइड क्या है आपकी, लेफ्ट साइड है, तो इसके 78% ऑफ द एलिमेंट्स क्या है, हमारे मेटल्स हैं। ठीक है, और जनरली ये क्या है, सॉलिड है, एक्सेप्ट मरकरी, गैलियम और सीजियम, ये कुछ ऐसे हैं जो जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, तो ये आपके सॉलिड स्टेट में नहीं है, राइट। मरकरी कुछ ऐसे दिखाई देती है, और गैलियम अगर आप उसको पाम पे रखोगे तो इट विल मेल्ट,
एट रूम टेम्परेचर इट इज सॉलिड, बट पाम पे रखने में क्या होगा, हल्की सी हीट ज्यादा होगी एंड इट विल मेल्ट। तो इस तरीके से गैलियम सीजियम आपके क्या है, सॉलिड नहीं होके क्या कर रहे हैं, आपके लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, बट बाकी के कैरेक्टर क्या है, इनके मेटल से मैच करते हैं। तो मेटल की क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं अपनी, दैट दे जनरली, अब हम जनरल प्रॉपर्टी की बात करें क्योंकि इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, तो एक्सेप्शन को अगर साइड रखें तो जनरली क्या होंगे हमारे, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन डक्टाइल एंड मेलिएबल। ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ अ मेटल। तो अगर आप इन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करते हो, ठीक है, किसी एक या दो कैरेक्टर को भी आप फुलफिल कर रहे हो, और आपकी कॉन्फ़िगरेशन को अगर देखा जाए उस हिसाब से केमिकली एंड फिजिकली आप किस कैटेगरी में आ जाओगे, यू विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मेटल। ठीक है, सो हमारे ऑन द अदर हैंड अब नॉन मेटल का देख लेते हैं कि नॉन मेटल को कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो जो हमारी राइट साइड थी, जो पी ब्लॉक वाली साइड थी, उसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड दी नॉन मेटल। तो मेटल्स का है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, और जो राइट हैंड साइड वाली साइड थी, एकदम टॉप वाली राइट हैंड साइड थी, टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स नॉन मेटल। अब नॉन मेटल के क्या जनरल कैरेक्टर हैं, जनरली ये सॉलिड और गैसियस स्टेट में करते हैं विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट बोरॉन एंड कार्बन। ठीक है, तो बोरॉन और कार्बन को छोड़ के ज्यादातर क्या होंगे, सॉलिड और गैसियस स्टेट में ही आपको मिलेंगे। ठीक है, इट्स नॉट बोरॉन, इट्स ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन आपका क्या है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, इट्स ब्रोमीन। ब्रोमीन आपका लिक्विड में है, और कार्बन आपका फाइबर की फॉर्म में हो सकता है, कार्बन आपका हार्ड भी हो सकता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, आपका डिफरेंट होगा। तो जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नाउ हियर इट हैज सम प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज होने वाली है, तो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज अ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। तो उसमें एक्सेप्शन होंगे, बट जनरल प्रॉपर्टी क्या होगी, दैट दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नीदर डक्टाइल नॉन मेलिएबल। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर अगर जिसको डिफाइन करेंगे, वी विल कॉल देम, वी कॉल दोज एलिमेंट एज नॉन मेटल। अब आते हैं हम मेटेलॉइड्स के बारे में, जनरली फाउंड इमर्ज्ड इन पी ब्लॉक। ठीक है, तो ये पी ब्लॉक में ही कहीं पाए जाते हैं, पी ब्लॉक में कहीं बीच में इमर्ज्ड है, रखे हुए हैं। ठीक है, और अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको एक डायगोनल सा स्पेस मिलेगा इन द पीरियोडिक टेबल विच इज लाइक दिस। तो आप देख रहे हो ये जो ब्राउन यहाँ पे आपको स्पेस मिला है, थोड़ा डायगोनल सा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये और ये, तो ये जो डायगोनल अरेंजमेंट है यहाँ बीच में, इसके इस साइड क्या है, आपके सारे नॉन मेटल है, और इस तरफ क्या है, मेटल है, और ये बीच में जो डायगोनल फॉर्मेट आ रही है यहाँ तक, इस तरफ तक, तो ये आपकी क्या है, इवन समटाइम एसिटाइन आल्सो कम इन दिस कैटेगरी। तो ये सारे क्या है, आपके नॉन मेटलॉइड्स हैं, तो ये डायगोनल में आपके लाई करेंगे, बीच में कहीं इमर्ज्ड है इन दी पी ब्लॉक, राइट। सो metalloids are immersed in the p block. Also these are the element which shows the property of both metals and non metal, दोनों की ही प्रॉपर्टी अगर शो कर रहे हैं तो हम उसको किस कैटेगरी में रखने वाले हैं, we call them metalloids। टोटल हमारे पास 7 मेटलॉइड है, वो जो डायगोनल अरेंजमेंट था उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप एक बार ब्लॉक वाइज इसको देख पा रहे होगे कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और ये एफ ब्लॉक है। तो हमने बताया था कि भाई एस ब्लॉक में ज्यादातर क्या होते हैं, मेटल होते हैं। डी ब्लॉक ऑल्सो कंटेन्स मेटल, बस ये कैसे मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है। एफ ब्लॉक में भी क्या है, सारे क्या है, मेटल्स हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल। अब जो पी ब्लॉक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल, यहाँ पे हर तरीके का आपको क्या मिल जाएगा, एलिमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ मेटल्स भी हैं हमारे पास, आप देखोगे ये सारे क्या है, मेटल्स हैं, बिस्मिथ हो गया, एंड इस तरफ जो ग्रीन और पिंक में आप देखोगे ये क्या है, सारे ये सारे नॉन मेटल हैं, और बीच में हमारे पास क्या है, ये रहा हमारे पास नॉन मेटलॉइड्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, मेटलॉइड्स हैं। कभी कभी बोरॉन भी मेटलॉइड की कैटेगरी में भी आता है, उसको कभी कभी नॉन मेटल भी मान लेते हैं, उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वजह से उसको ऐसा है, बट बोरॉन भी मेटलॉइड की कैटेगरी में आएगा। सो इट इज कंसिडर्ड एज मेटलॉइड, यहाँ पे मार्क नहीं किया है, यहाँ पे ब्राउन नहीं किया है, बट इट इज ऑल्सो अ मेटलॉइड। तो इस तरीके से आपका क्या है कि एलिमेंट्स पी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगी, वेराइटी मिलने वाली है, क्योंकि इसमें आपको नॉन मेटल भी दिखने वाले हैं, मेटल भी दिखने वाले हैं, और मेटलॉइड भी इसी टेबल इसी ब्लॉक में आपको दिखेंगे। बाकी इधर तो सारा सॉर्टेड है, लेफ्ट हैंड साइड पूरी क्या है आपकी, मेटल ही है, बस मेटल की कैटेगरी डिफरेंट है कि कुछ एल्कलाई मेटल है, कुछ एल्कलाई अर्थ मेटल है, कुछ ट्रांजिशन है, कुछ इनर ट्रांजिशन है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी इसमें प्रेजेंट है, बट ये सारे के सारे क्या है आपके इस तरफ मेटल हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने क्लासीफाई किया है अपनी पूरी पीरियोडिक टेबल को इन दी फॉर्म ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड।
चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। चलो तो पहला क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 117। तो 117 को हम कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप में रखने वाले हैं? तो सबसे पहले ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 117 विल बी लाइक दिस। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखने की जगह हम क्या करेंगे, नोबल गैस वाला जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे उस नोबल गैस के नाम से। तो इतना कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इस पूरे 117 एलिमेंट का रेडॉन के बराबर है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या रख दी, नोबल गैस रख दी। अब आगे का कॉन्फ़िगरेशन हमारा कुछ ऐसा होगा, जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल होंगे। ठीक है, तो ये इनर आउटर मोस्ट शेल है, मतलब ये पेनल्टीमेट शेल है आपका, और ये क्या है आपके आउटर मोस्ट शेल, या फिर इनके एनर्जीज क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आपके जो आपका जो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे शेल है, ठीक है, वो कौन सा है? अगर आप बात करोगे हाईएस्ट शेल क्या है, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, आपका 7th शेल में जा रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, 7। तो यहाँ से आप कौन से पीरियड, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन फॉर पीरियड आ जाएगी, दैट इट बिलोंग्स टू द पीरियड नंबर 7। तो यहाँ से पीरियड निकल गया। अब ग्रुप कैसे पता करेंगे, तो ग्रुप डिपेंड करेगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल्ड आफ्टर द नोबल गैस एक्सेप्ट द एफ शेल। ठीक है, तो एफ सब शेल को अगर आप छोड़ दो, इसको छोड़ दो, और आफ्टर द रेड नोबल गैस के बाद जितने भी शेल होंगे उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर डिपेंड करेगा इसका नंबर ऑफ ग्रुप, कि आप किस ग्रुप में लाया करोगे, बस एफ सब शेल को छोड़ के। तो अगर हम एफ को छोड़ दें तो हमारे पास 6d है, 7s2 है और 7p5 है। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। सो व्हाट यू विल गेट द ग्रुप नंबर। सो व्हाट इज द सम ऑफ देम, 10 + 2 12 + 5 17। तो यहाँ पे कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा, ग्रुप नंबर 17 को बिलोंग करेगा, राइट। तो इस तरीके से ग्रुप नंबर 17 क्या है, इट बिलोंग्स टू द हेलोजन फैमिली। तो ये जो 1117 एलिमेंट है ये हमारा हेलोजन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से आप पीरियड और ग्रुप नंबर निकाल सकते हो। पीरियड नंबर डिपेंड करेगा आपके नंबर ऑफ शेल पे, कि हाईएस्ट नंबर ऑफ शेल क्या है, उससे आपका आ जाएगा पीरियड नंबर, और आपका ग्रुप नंबर निकलेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन दी आउटर मोस्ट शेल। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है एफ ब्लॉक को छोड़ के, वहां से आप क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे आपका ग्रुप नंबर। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आपको बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी आनी चाहिए, जो हमने हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीखा था, तो वहाँ से आपको क्या करना है, ये चीज़ें सीखनी है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वंस यू नो, यू कैन टेल मोर अबाउट द एलिमेंट। तो आप बहुत कुछ चीज़ें आप बता सकते हो, डिपिक्ट कर सकते हो। ऑल राइट, लेट्स मूव विद द टॉपिक जिसकी मैं बात कर रही थी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, द ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेंड, हम सारे तरीके के ट्रेंड्स पढ़ने वाले हैं, वेदर फिजिकल और केमिकल। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई फिजिकल जो ट्रेंड है, कुछ फिजिकल ट्रेंड्स हैं जो हमने देखे हैं कि पीरियोडिक टेबल में फॉलो होते हैं, कि भाई आपकी एटॉमिक रेडियस कैसी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी है, आयनाइजेशन एनर्जी कैसी है, ये सारे क्या है आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इनका क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है पूरी पीरियोडिक टेबल में, ये जानना जरूरी है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम जानेंगे एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का क्या ट्रेंड है इन द पीरियोडिक टेबल, राइट। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रेंड ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। उससे पहले समझना होगा कि भाई एटॉमिक और आयनिक रेडियस होती क्या है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस क्या है, वाई एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ एन एटॉमिक रेडियस इज नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल है। देखो एटॉमिक रेडियस आपको निकालनी है, तो हम जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस, एटम ऐसा आपका कुछ सर्कुलर है, यहाँ न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हमने क्या माना था, रेडियस बोला था, राइट। बट क्या हम एग्जैक्टली किसी एटम की रेडियस निकाल सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? तो एक बार एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारा रहा एटम, यहाँ पे न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक वेव की तरह हमने देखा था, वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, राइट। तो अगर साइज ऑफ एटम बहुत स्मॉल है, वी नो दैट साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल, तो उसकी रेडियस निकालना भी बहुत मुश्किल है। और अगर हम देखें तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि बीच में न्यूक्लियस है, और ये जो आपको मैंने यहाँ पे डार्क पोर्शन दिखाया है, इट इज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ ये इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब इलेक्ट्रॉन इस पूरी जगह में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, कहीं भी रह सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है। तो इतनी छोटी स्पीशी की एग्जैक्ट रेडियस निकालना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। जैसे कि हमने
मास के लिए भी रेफरेंस मास माना था, रेफरेंस के थ्रू हमने क्या निकाला था, उसका मास कैलकुलेट किया था। सो सिमिलरली हियर एज वेल आप एग्जैक्ट रेडियस तो निकाल सकते हैं, बट हम अप्रोक्सीमेटली रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं। इसलिए हमने एटम के भी अप्रोक्सीमेट रेडियस निकाले थे कि भाई वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है, 10⁻⁻10 मीटर के अप्रोक्सीमेट होगी, लमसम वैल्यू आपको मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो आपको क्या करना है, हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही हमेशा क्या करेंगे, एटॉमिक रेडियस की निकालने वाले हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन को डज नॉट प्रोवाइड अ डेफिनेट बाउंड्री, दैट्स व्हाई वी डू नॉट हैव अ डेफिनेट और अ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रेडियस, ठीक है। अब रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे, सो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय इनडायरेक्ट मेथड। हम इसको डायरेक्टली निकाल नहीं सकते कि भाई हमें सर्कमफेरेंस तक और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस पता चल गया तो हम उससे रेडियस निकाल लेंगे, तो ये डायरेक्ट तो निकल नहीं सकती, तो इसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट वे से निकालेंगे, इनडायरेक्ट तरीके से निकालेंगे। सो वी हैव 3 or 4 मेथड्स टू कैलकुलेट दी रेडियस। तो पहला क्या है, कोवेलेंट रेडियस है, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालोगे, देन यू हैव मेटालिक रेडियस एंड देन यू हैव वंडरवॉल रेडियस, और एक और तरीके की रेडियस है जिसको हम आयनिक रेडियस बोलेंगे, आगे भी हम पढ़ने वाले हैं। हम दोनों ही टाइप के रेडियस के बारे में बात कर लेते हुए एटॉमिक रेडियस कैसे निकालेंगे और आयनिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए आप कोवेलेंट रेडियस के थ्रू निकाल सकते हो, मेटालिक रेडियस की फॉर्म में निकाल सकते हो और वंडरवॉल रेडियस की फॉर्म में निकाल सकते हो। अब वन बाय वन समझते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो कोवेलेंट रेडियस का मतलब है कि जब कोई मॉलिक्यूल का, क्योंकि देखो भाई कोई भी एलिमेंट जो है वो सिंगल एटम की फॉर्म में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, देयर आर ओनली फ्यू एलिमेंट जो सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, या मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या कर रहे हैं, आपके मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हो तो आप रेडियस कैसे कैलकुलेट करोगे। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स क्लोरीन के 2 एटम क्या कर रहे हैं, ऐसे इस तरीके से एक दूसरे के ऑर्बिटल में ओवरलैप करके बॉन्ड बना रहे हैं। अब इसकी रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, इसका मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो वहां पे आप जो रेडियस निकालते हो या कोवेलेंट रेडियस निकालोगे, दैट विल बी द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दी 2 कोवेलेंट बॉन्डेड एटम। तो जो 2 कोवेलेंट बॉन्डेड एटम है, इनके न्यूक्लियस के, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका अगर आप हाफ कर दो, then you will get the atomic radius or the covalent radius of the particular molecule, ठीक है। तो covalent radius इनकी क्या है, 99 है। why? क्योंकि total distance कितना है ये आपके, इसको हम थोड़ा डार्क कलर से देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, इनके बीच का डिस्टेंस कुछ ये है, दैट इज 198 पिकोमीटर, ठीक है। तो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियस, इंटर न्यूक्लियर, दोनों के बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस क्या है, 198। तो कोवेलेंट रेडियाई क्या हो जाएगी, 99, बिकॉज यू हैव टू डिवाइडेड बाय 2, तो ये हाफ करना होगा, तो हाफ द डिस्टेंस विल बी द रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल। तो किसी भी ऐसे सेम टाइप, जैसे H2 के मॉलिक्यूल का अगर आपको निकालना है, तो अगेन आपको हाइड्रोजन के दोनों मॉलिक्यूल के बीच का क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस। डिस्टेंस पता है तो आप उसको हाफ करके रेडियस निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हम निकालेंगे कोवेलेंट बॉन्ड जहां बनेंगे, और बेसिकली सेम टाइप के एटम जब होंगे, राइट, यहाँ पे सेम टाइप के जो एटम है उनके बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे होंगे, तो उनकी रेडियस को हम इस तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं। ऑलराइट, आगे और देख लेते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इसको हम क्या बोलेंगे, जो डिस्टेंस हम बोल रहे हैं कि दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ, राइट। तो कोवेलेंट रेडियाई इज इक्वल्स टू बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2, कि बॉन्ड की जो लेंथ है, दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। तो आप लिख सकते हो ऐसे, बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू दी कोवेलेंट रेडियाई, ठीक है। अब का बात करते हैं मेटालिक रेडियाई की। मेटालिक रेडियाई कैसे निकालेंगे, half of the intermolecular distance separating the metal cores in metallic crystal। तो आपने देखा होगा मेटालिक रेडियाइज वैसे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसको निकालने की, या ज्यादा पूछा नहीं जाता, बट फिर भी लेट्स से एक आयरन रॉड है, ठीक है, ये रही आयरन रॉड। तो आयरन रॉड में बहुत सारे आयरन के एटम होंगे, इस तरीके से अरेंज होंगे, क्योंकि भाई सॉलिड है तो हमें पता है कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे मॉलिक्यूल। तो इनकी रेडियस कैसे निकालेंगे, तो इनकी रेडियस के लिए क्या, जैसे ये 2 मॉलिक्यूल हैं आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनको क्या, इनके बीच का डिस्टेंस हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज हाउ, लेट्स से कॉपर का एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे लिया है कि कॉपर की एक रॉड है, कॉपर का एक पूरा क्रिस्टल है,
उसमें कॉपर के बहुत सारे एटम होंगे, तो वहां पे हम रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट एटम ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट। तो आप आयरन ले लो या कॉपर ले लो, तो यहाँ पे हमने कॉपर की बात की है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट कॉपर एटम, ये कितना निकाला हमने, दैट इज 256 पिकोमीटर। अब मेटालिक रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी हाफ। तो आप दोनों एडजेसेंट, अब देखो ये एकदम चिपके हुए नहीं है, अनलाइक द कोवेलेंट रेडियाई। हमने कोवेलेंट बॉन्ड में क्या देखा है कि वो ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है, बट यहाँ पे क्या है, वो साइड टू साइड है, एडजेसेंट है, ठीक है, एक जगह पे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। तो ओवरलैपिंग के केस में आपने जो डिस्टेंस है बॉन्ड लेंथ है डिवाइडेड बाय 2 किया, बट यहाँ पे क्या है, साइड टू साइड अरेंजमेंट है। तो जब साइड टू साइड अरेंजमेंट होगा तो डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड देन उसको हम क्या करेंगे, हाफ करके निकाल लेंगे आपकी रेडियाई, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मेटालिक रेडियाई। जब मेटल के बीच का आप क्या करो, डिस्टेंस देख रहे हो और उसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे, वो भी एडजेसेंट में, वो चिपके हुए नहीं है, क्योंकि दो मेटल आपस में कभी ऐसे ज्वाइन नहीं करेंगे, बस वो साइड बाय साइड लगे हुए हैं, राइट। तो उस तरीके से इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप हाफ कर दोगे तो यू विल गेट द मेटालिक रेडियाई, ऑलराइट। तो ये आपका तरीका था मेटालिक। नाउ वंडर वॉल रेडियाई किस केस में निकालेंगे, इट only be calculated for the element which exists as a monoatomic gases। तो आप जानते हो कि जो भी हमारी नोबल गैसेस हैं वो क्या है, मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मतलब एक एक एटम, हीलियम का एक एटम होगा, लिथियम नियॉन का एक होगा, आर्गन का होगा, तो ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर हम दो मोनोएटॉमिक एटम ऑफ हीलियम आयन को इतना पास ले आए कि वो क्या करने लगे, एक दूसरे को रिपेल करने लगे, तो हम उनको क्लोजेस्ट जितना पॉसिबल है, तो लेट्स से मैंने क्या किया, दो हीलियम आयन को क्या कर लिया, जितना क्लोजेस्ट पॉसिबल था अंटिल दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, लेट्स से वो इतना ही क्लोज आ सकते हैं, दो हीलियम के एटम क्या कर सकते हैं, इतना ही क्लोज आ सकते हैं। अब जो उनके न्यूक्लियाई के बीच में डिस्टेंस होगा उसको अगर मैं हाफ कर दूं, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द यू नो वंडर वॉल रेडियाई ऑफ द नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस के केस में they exist as a monoatomic gases, that's why atomic radius is calculated by the van der Waal radius। अब ये कैसे होगा कि आपने दो एटम्स को ले लिया है जिनके बीच का, जिनको अगर मैक्सिमम पॉसिबल आप कितना क्लोज ला सकते हो, उसके बाद जो उनके बीच में डिस्टेंस होगा, उनके न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस होगा, उसको आप डिवाइड करोगे 2 से या हाफ कर दोगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, आपके पास वैन डर वाल रेडियस आ जाएगी। सो दिस इज ओनली कैलकुलेटेड फॉर द केसेस ऑफ नोबल गैस। तो नोबल गैस के लिए आप क्या निकालते हो, वैन डर वाल रेडियस निकालते हो, यू विल मेक द एटम कम क्लोजर, क्लोजेस्ट जब वो आ जाएंगे, इसके बाद क्या होगा, और क्लोज नहीं आएंगे, दे विल स्टार्ट रिपेलिंग, राइट। क्लोजेस्ट आने के बाद, क्योंकि ये क्या है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, इनके सारे ऑर्बिटल फिल होते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आउटर मोस्ट शेल में पूरी तरीके से फुल होंगे, तो वो क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन की वजह से ये इससे ज्यादा क्लोज नहीं आ सकती। अब जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा उसको हाफ कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वी विल गेट दी वैन डर वाल रेडियस। तो इस तरीके से हम तीसरे तरीके से रेडियस निकाल सकते हैं फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। ऑन द अदर हैंड जो आपकी कोवेलेंट थी उसमें ओवरलैपिंग हो रही है, उसके बाद आप डिस्टेंस को हाफ करो तो ये हो गई कोवेलेंट रेडियस। तो वैन डर वाल और कोवेलेंट में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम इतना ही क्लोज आ सकता है और नोबल गैसेस के लिए है, एंड यहाँ पे क्या है, ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग के बाद जो हमारे न्यूक्लियस का या बॉन्ड लेंथ जो आएगी हमारी, दैट इज डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है एक्चुअल में, यहाँ पे हमने बस मॉलिक्यूल को क्या किया है, पास लेके आए हैं, यहाँ पे एक्चुअल में बॉन्ड बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस निकाल सकते हो फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। तो अब ये हमारे रेडियस हो गई हैं। नेक्स्ट वैन डर वाल रेडियस की जो वैल्यू आएगी वो ऑब्वियसली किससे आएगी, ग्रेटर होगी आपकी कोवेलेंट से, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, डी की वैल्यू आपके पास ज़्यादा है, दैट्स वाई यहाँ पे जो भी आंसर आएगा आपका, इट विल बी मोर देन दी कोवेलेंट रेडियस। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द रेडियस इज मोर, तो आप कहोगे वैन डर वाल। इवन अगर आप मेटालिक रेडियस से भी कंपेयर करना चाहो तो वैन डर वाल रेडियस जो होगी वो आपकी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद आप देखोगे मेटालिक रेडियस में भी क्या था आपका, एडजेसेंट थे, ठीक है, ओवरलैप नहीं करे थे, एडजेसेंट थे। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या होगा, डी डबल डैश अगर हम मान लें तो ये क्या होगा, ज़्यादा ही होगा एज कम्पेयर टू कोवेलेंट। तो यहाँ पे डी दैट इज वैन डर वाल डिस्टेंस
वॉज द ग्रेटेस्ट, देन डी डबल डैश एंड लास्ट में डी डैश। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्टेंस का सीक्वेंस क्या है, ये है कि यहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम एंड देन सबसे कम। तो इस तरीके से इनके रेडियस में भी अगर कंपैरिजन करें तो मेटालिक रेडियस इज लेस देन दी वेंडर वॉल रेडियस बट ग्रेटर देन दी कोवेलेंट रेडियस। तो ये रिलेशन आ गया है हमारा तीनों के बीच में एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है कंपैरिजन का तो आप अच्छे से कर पाओगे आई होप। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं अब। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई अक्रॉस द पीरियड। तो अब हम देखेंगे ट्रेंड क्या है भाई, कि ये जो एटॉमिक रेडियस आपको देखने को मिली है, जो डिफरेंट डिफरेंट एटम की रेडियस होती है, वो उसका ट्रेंड क्या है इन द पीरियोडिक टेबल, राइट। तो अगर हम देखें, ये कुछ हमारे एक पीरियड को हमने ले लिया है, राइट। सो वी हैव टेकन दिस पीरियड 2 एंड पीरियड 3। पीरियड 2 में आपके ये सारे एलिमेंट्स हैं एंड पीरियड 3 में ये सारे एलिमेंट है। अगर आप एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड को देखोगे तो वैल्यू यहाँ पे क्या थी, सबसे ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे क्या हो रही है, वैल्यू कम होती जा रही है। द ट्रेंड इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट जाने में हम ट्रेंड को दो तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, एक लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा और एक टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगा। तो दो तरीके से आपको ट्रेंड देखने हैं, लेफ्ट टू राइट एंड वन इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो दो पर्सपेक्टिव है हमारे पास ट्रेंड्स को देखने के, कि लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है और टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि लेफ्ट से राइट जाने पे जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रही है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, राइट। एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, एंड ऑन दी अदर हैंड टॉप टू बॉटम जाने पे अगर आप लिथियम को ऑब्जर्व करोगे तो इसकी 152 थी एंड सोडियम की रेडियस क्या हो रही है, बढ़ रही है, 186 हो रही है। सिमिलरली इन ऑल दी कॉलम्स यू कैन सी दिस नंबर इज लेस एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पे जो सेकेंड नंबर है वो क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज ही हो रहा है। इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाने पे जो एटॉमिक रेडियस है वो आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो दिस इज द ट्रेंड दैट वी हैव सीन in different periods and different groups, कि period में along the period, not along, across the period, left to right जाने पे across the period आपकी जो atomic radius होती है it will decrease, and along the period in a, not along the group, or you can say if you go from top to bottom in a group। ठीक है, तो यहाँ पे हम top to bottom की बात करते हैं तो हम एक ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, और जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो हम पीरियड की बात कर रहे होते हैं। तो दो तरीके से हम क्या करेंगे, ट्रेंड्स को देखेंगे कि अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, अलॉन्ग द ग्रुप क्या हो रहा है। तो अलॉन्ग द ग्रुप हमने क्या देखा है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने वाली है, राइट। तो दिस इज द ट्रेंड दैट वी हैव ऑब्जर्व। अब ये हमने ट्रेंड तो जान लिया कि ट्रेंड क्या है, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ऐसा क्यों हो रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है और टॉप टू बॉटम जाने पे वो इंक्रीज हो रही है। तो इसका एक बहुत प्रॉपर रीजन है, इसको पढ़ते हैं। पहले आप ये समझ लो कि ये क्लियर हुआ है या नहीं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। आई होप अब ये क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। चलो अब इसको इरेज करते हो, देखते हैं कि कैसे हम ट्रेंड को पता करेंगे और क्या रीजन है उसके पीछे। तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन सेम वैलेंस शेल अक्रॉस द पीरियड। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी आपके अक्रॉस द पीरियड है, अक्रॉस द पीरियड अगर आप एलिमेंट्स को देखोगे तो दे आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर सेम वैलेंस शेल। सबके पास क्या है, सेम वैलेंस शेल है। जितने भी आपके ये अक्रॉस द पीरियड जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आप ऑब्जर्व करोगे इनके नंबर ऑफ वैलेंस शेल को या नंबर ऑफ शेल्स को आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट दे ऑल हैव दी सेम वैलेंस शेल। सबके पास, अगर एक के पास, अगर यहाँ पे 2 वैलेंस शेल है सो इट विल ऑल्सो हैव 2 वैलेंस शेल, इट विल ऑल्सो, तो सबके पास नंबर ऑफ वैलेंस शेल कितने हैं, सेम। ठीक है, एक तो पहली बात ये। दूसरा, आपने जब इस ट्रेंड को ऑब्जर्व किया तो क्या देख रहे हो कि भाई लिथियम की एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ी है, और जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर कम होता जा रहा है, तो यहाँ पे आप एटॉमिक नंबर को देखिए एक बार, ठीक है, कि जिस लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है आपका, 3 है लगभग, यहाँ पे बीच में आएगा, तो उसकी एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा है। और फिर जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आप 10 की तरफ जा रहे हो, फ्लोरीन का क्या होता है 9 एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे आप 10 नंबर के करीब जा रहे हो आपके एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जो एटॉमिक रेडियस है वो किस पे और डिपेंड कर रही है, आपके Z पे। इसका मतलब एटॉमिक नंबर पे रिप्रेजेंट कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो यहाँ से एक्चुअली व्हाट हैपनिंग इज, Z क्या बता रहा है, Z हमें क्या बताता है, एटॉमिक नंबर विल टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एटम। तो एक्चुअली प्रोटॉन क्या हमें बताते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज,
ठीक है, तो हमें प्रोटॉन से क्या पता चलता है, Z इफेक्टिव। हमने पढ़ा भी था इसको लेक्चर में, हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि Z इफेक्टिव क्या होता है। तो Z इफेक्टिव क्या है, द न्यूक्लियर चार्ज, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन योर न्यूक्लियस। तो एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, उसके किस में कंट्रीब्यूट करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बनाने में कंट्रीब्यूट करेंगे। अब न्यूक्लियस के पास एक चार्ज आ गया, लेट्स से 2 प्रोटॉन आ गए, तो 2 पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस में है। अब वो उस पॉजिटिव चार्ज से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो यहाँ पे जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो अगर लेट्स से हम लिथियम की बात करें, उसके पास भी 2 शेल हैं। अगर हम बेरिलियम की बात करें, उसके पास भी 2 शेल हैं। बोरॉन की बात करें तो उसके पास भी 2 शेल हैं, बट द थिंग इज सबके पास न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट है। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज। लेट्स से इसके पास अगर 3 प्रोटॉन है तो इसके पास 4 प्रोटॉन है, इसके पास 5 प्रोटॉन है। एम आई राइट? ठीक है। अब जैसे जैसे प्रोटॉन का नंबर बढ़ता जाएगा, चार्ज क्या है, सबके पास ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, स्ट्रांगली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आपके स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन कहीं जाए ना। तो यहाँ पे 3 है, तो 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या कर रहा होगा, कुछ फोर्स लगा रहा होगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन क्या करे, आपका अंदर ही रहे। 4 प्रोटॉन है तो इसका मतलब चार्ज और बढ़ गया है, तो और ज्यादा क्या होगा, आपका फोर्स लगाया जाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। 5 प्रोटॉन है, इसका मतलब और ज्यादा फोर्स हो गया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाय द टाइम क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ट्रेंड इज इंक्रीजिंग, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो शेल हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, थोड़े से पास आ जाएंगे। तो आप जैसे जैसे आप बोरॉन की तरफ जाओगे, तो यहाँ पे अगर हम देखें बोरॉन का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ श्रिंक लगेगा आपको। मतलब सबसे बड़ा क्या होगा, लिथियम का रेडियस होगा, फिर ये बेरिलियम का थोड़ा छोटा हो जाएगा, और बोरॉन का जो एटॉमिक रेडियस है वो थोड़ी और छोटी हो जाएगी। वाई? बिकॉज ऑफ दी हायर अमाउंट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसके पास ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है, दैट्स वाई। आगे अगर आप कार्बन के पास जाओगे तो कार्बन का जो रेडियस होगी वो और छोटी होगी। वाई? बिकॉज उसके पास चार्ज और ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अब 6 प्रोटॉन हैं जो न्यूक्लियस में बैठे हुए हैं, जो न्यूक्लियस में क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। न्यूक्लियस क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, आपका शेल श्रिंक हो जाएगा। ठीक है। अब सबके पास नंबर ऑफ शेल बराबर थे, सबके पास लेट्स से 1 या 2 ही शेल थे, बट इसके जो शेल हैं वो थोड़े खुले हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए वो शेल को इतना श्रिंक नहीं कर पा रहे। बट यहाँ पे 2 शेल हैं और दोनों के दोनों शेल क्या होंगे, थोड़ा श्रिंक्ड होंगे एज कम्पेयर टू दिस। बाय? बिकॉज इट हैज मोर प्रोटॉन। अगेन इसके पास और प्रोटॉन आ गए, तो जितने भी शेल हैं वो थोड़ा और पास आ जाएंगे, थोड़ा और श्रिंक हो जाएंगे। इस तरीके से हम देख पाते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे या अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम की, ठीक है, तो ये क्या है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो इस तरीके से क्योंकि इफेक्टिव जेड इफेक्टिव आपका इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई एटॉमिक रेडियस इज आल्सो डिक्रीजिंग। देन अगर आप ट्रेंड को टॉप टू बॉटम ऑब्जर्व करोगे तो ये कैसा ट्रेंड बन रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, दैट इन दिस इफ यू हैव ऑब्जर्व कि एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा बड़ा है उतनी ही ज्यादा क्या है, रेडियस है। सो जितना ज्यादा आपका एटॉमिक नंबर उतनी बड़ी आपकी रेडियस। सो टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है। उस टाइम क्या था आपका, फ्रॉम अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल इक्वल थे, तो नंबर ऑफ शेल ही नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसमें बस जेड इफेक्टिव की वजह से शेल श्रिंक हो रहे थे, दैट्स व्हाई साइज इज डिक्रीजिंग। बट हेयर यहाँ पे तो नंबर ऑफ शेल ही ज्यादा हैं, तो जितने कम शेल उतनी कम रेडियस। ये तो क्लियर कट आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे कोई ऐसा लॉजिक नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। ये डायरेक्ट आपको समझने वाली बात है कि जितने ज्यादा शेल, अगर आपके पास 2 शेल हैं तो एटॉमिक रेडियस कुछ ऐसी दिखेगी। अगर आपके पास 3 शेल हैं तो एटॉमिक रेडियस ऑटोमेटिकली क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। अगर 4 शेल हैं तो एटॉमिक रेडियस और बढ़ जाएगी, तो आपका एटम बड़ा दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये ट्रेंड तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल पे डिपेंड कर रहा है कि जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे, number of shell increases, that is why your atomic radius is increases. So that's why atomic radius increases from the top to bottom. So what we can say, due to increase in n shell, तो आपका n की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो फिल्ड इन द इनर शेल्स विच शील्ड द वैलेंस शेल। तो आपका क्या हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी हो रहा है। वाई? बिकॉज अगर आप देखोगे
यहाँ पे शेल श्रिंक क्यों नहीं हो रहा? प्रोटॉन तो इसके पास भी बहुत ज़्यादा होंगे। लेट्स से हम सोडियम की बात करें तो उसके पास कितने हैं? 11 प्रोटॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन है और उसके पास 3 शेल होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, जो इनर शेल, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वाई? बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के सामने आएगा तो रिपेल करेगा, तो ये इसको अंदर नहीं आने देगा, श्रिंक नहीं होने देगा। ऑल्सो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, अब 8 इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज़्यादा नंबर हो गया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को तो अंदर नहीं आने देगा, रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो आपका साइज ऑफ द ऑर्बिट है वो श्रिंक नहीं होगा। तो श्रिंक नहीं होगा, दैट्स वाई वो एटॉमिक रेडियस ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। तो जितने ज़्यादा शेल होंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही बढ़ेंगे वो क्या करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। शील्ड कर देंगे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो बचा रहेगा। अब वो एक इलेक्ट्रॉन है, उसको पार करना पड़ेगा 8 इलेक्ट्रॉन को, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो इजीली क्या होगा, आपके न्यूक्लियर चार्ज से अफेक्ट नहीं होगा और अंदर नहीं आएगा या उससे अट्रैक्ट नहीं होगा, उसका शेल का साइज छोटा नहीं होगा, इट विल नॉट श्रिंक। सो दिस इज हाउ the trend in the atomic radius has been seen, that it will increase one because number of shells are increasing here. So this was it about the atomic radius. फिर इसके बाद हम बात करेंगे हमारे आयनिक रेडियस की। तो हमने अभी तक 3 टाइप के रेडियस के बारे में बात करा, कोवेलेंट रेडियस, आपकी वैन वाल रेडियस और मेटालिक रेडियस। उसके बाद हमारी 4th टाइप ऑफ रेडियस है, दैट इज आयनिक रेडियस, जहाँ पे किसका फॉर्मेशन होने वाला है, आयन का फॉर्मेशन होने वाला है। तो एक बार इसको देखते हैं। ऑल राइट, नाउ विल टॉक अबाउट दी आयनिक रेडियाई, जो हमारी 4th टाइप ऑफ रेडियस है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एज दी नेम सजेस्ट कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एटम की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे आयंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करेगा और उस तरीके से वो क्या बन जाएगा, एक आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हो, then how you calculate the radius, right? So estimation of ionic radii, how does it define, हम इसको कैसे calculate करेंगे? It is defined as the distance between the nucleus and the outermost electron in the ion, ठीक है। तो outermost electron जो होगा और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, राइट, तो उन वहाँ से न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलने वाले हैं, आयनिक रेडियस, राइट। और ये डिपेंड करेगा कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे, गेन भी हो सकते हैं, लूज भी हो सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट आपका क्या होगा, रेडियस में थोड़े से चेंजेस होंगे। सो इट विल बी कंसीडर्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द आयन, राइट। ऑल्सो also we can define the distance between the ions in ionic lattice, ठीक है। एक पूरी आयनिक लैटिस बन रहा है। हमें पता है कि भाई आयन जब NaCl का आप देखते हो कि NaCl एक सिंगल मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी एक पूरी लैटिस होती है, राइट। तो उस लैटिस में डिस्टेंस बिटवीन द आयंस इन आयनिक लैटिस इज द सम ऑफ द साइज ऑफ केटायन एंड एनायन। तो अगर एक लैटिस है, लैटिस में अगर आप निकालना चाह रहे हो रेडियस को, तो उसमें क्या हो जाएगा कि भाई जो दो आयंस बन रहे हैं, केटायन और एनायन बनेंगे, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, उन दोनों के डिस्टेंस के सम को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, एंड देन रेडियस को प्लस कर लेंगे, एंड देन विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन दी आयंस, राइट। तो इसको समझते हैं एक बार। ये हमारे पास लैटिस है, ये लैटिस है, इसमें आपके पास क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अरेंज है इस तरीके से, राइट। तो ये एक पूरा क्या है, आपका क्रिस्टल है जिसमें लेट्स से NaCl है, कोई भी इस टाइप के आयनिक कंपाउंड क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। तो अगर हम एक इसके मॉलिक्यूल को ध्यान में रखें, लाइक यहाँ पे अगर आप सोडियम और क्लोरीन दोनों ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों को अगर हम देखें तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की क्या है, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक कोई डिस्टेंस है, जिसको हमने R मान लिया है, R पॉजिटिव बोल दिया कि ये पॉजिटिव आयन है। ऑल्सो इन दिस आयन ये भी क्या होगा, यहाँ आपके सर्कमफेरेंस से लेके सेंटर तक कोई डिस्टेंस होगा, और लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं ये नेगेटिव आयन है, राइट। तो ये थोड़ा बड़ा भी है और ये थोड़ा स्मॉलर है इन दी साइज, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होने वाला है, इन दोनों के रेडियस का सम होने वाला है, ठीक है। तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बिटवीन दी टू आयनिक मतलब टू आयंस, कैटायन और एनायन, दैट विल बी देयर रेडियस। तो उनकी रेस्पेक्टिव रेडियस का सम कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी बिटवीन दी टू आयंस, राइट। और वो जुड़ के क्या बना रहे हैं, पूरा एक मॉलिक्यूल बना है। तो इस तरीके से रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो आयनिक रेडियस
देख लेते हैं को और समझते हैं कि न्यूट्रल एटम है एक, ठीक है। न्यूट्रल एटम में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हो तो ये क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा, मीन्स पॉजिटिव आयन बन रहा है। अब जैसे ही ये पॉजिटिव आयन बना तो क्या हुआ, आप देख रहे हो कि इसके साइज में डिक्रीज हो गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसने अपने आउटर मोस्ट शेल से क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। सो व्हेनेवर यू विल लूज द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आपके सेम ही रहने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन अब आपके क्या हो गए, कम। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज मोर नाउ, ठीक है। इस केस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, तो एक बैलेंस सिचुएशन थी। नाउ इन दिस सिनेरियो आपका क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज एज कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, और खींचेगा, एंड हेंस उससे क्या होगा, आपका साइज जो होने वाला है वो कम हो जाएगा। ऑल्सो देयर विल बी वन मोर रीजन कि लेट्स से यहाँ पे 3 शेल थे, ठीक है, आपकी, और ये थर्ड वाला शेल है द आउटर मोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ पे लेट्स से एक ही इलेक्ट्रॉन था या 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जब निकल गए तो ये शेल तो खत्म ही हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो ऑटोमेटिकली साइज ऑफ दी, क्योंकि एक ऑर्बिटल आपका खत्म हो गया, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं, क्योंकि उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो निकल गए, राइट। तो एक तो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट कम हो गई, ठीक है, मतलब पूरे एटम की ऑर्बिट कम हो गई, तो साइज डिक्रीज हो गया। ऑल्सो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई आपके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अब मोर अट्रैक्टिव होंगे टुवर्ड्स दी न्यूक्लियस, बिकॉज जेड इफेक्टिव इज मोर नाउ। सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट कि इस तरीके से आपका जो कैटायन है वो आपके न्यूट्रल या आपके ओरिजिनल साइज से क्या हो जाता है, छोटा होता है। whenever the positive ion will be formed, the size of the positive ion will be less than the neutral atom, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम एनायन की बात करें, नेगेटिव आयन की बात करें, तो न्यूट्रल एटम में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा, राइट। नाउ because of the gain of electron, the size will increase. Why? Again the same reason, the effective nuclear charge will be decreased here as compared to the neutral atom of the anion। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इक्वल हैं, दैट्स वाई इट हैज अ सर्टेन साइज। नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बीन increased but the positive charge is same as the original charge, right। तो अब पॉजिटिव चार्ज के कंपेयर में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपका और क्या करेगा, बड़ी रेडियस में घूमेगा, और इसका साइज क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। वाई, 2 और रीजन है इसके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी हो जाएगा। लेट्स से आपके आउटर मोस्ट शेल में पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, राइट। तो क्या होने वाला है इससे, मोर इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिपेल ज़्यादा करेंगे तो दे विल टेक मोर स्पेस, ठीक है। तो उनकी रेडियस ऑटोमेटिकली, जो आपका आउटर मोस्ट शेल है, पहले ये कुछ इतना था और ये बड़ा होके इंक्रीज होके इतना बड़ा हो गया है, राइट। वाई, बिकॉज एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो गया है। तो सारे ही फैक्टर क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ द एनायन। तो इस तरीके से जब कैटायन बनेगा तो साइज डिक्रीज होने वाला है, और एनायन बनेगा तो साइज इंक्रीज होने वाला है, बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड द अदर फैक्टर्स। नाउ एज वी कैन से यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ है इसीलिए, और यहाँ पे रिपल्शन बढ़ गया है अमंग द इलेक्ट्रॉन, ऑल्सो द जेड इफेक्टिव हैज बिन डिक्रीज, दैट्स वाई द साइज ऑफ द, अगर हम न्यूट्रल एटम से कंपेयर करें, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम ये हमारा न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम के साइज से अगर हम कंपेयर करें तो एनायन का साइज सबसे ज़्यादा होगा और कैटायन का साइज सबसे कम होगा, ठीक है। तो एक न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में ये साइज का वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयनिक रेडियस, तो हमने अभी एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखा था कि भाई अगर आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, आपकी डिक्रीज होती है। वाई, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, और फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स आपके इंक्रीज हो रहे होते हैं, तो एटॉमिक रेडियस भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। So here as well the ionic radius exhibit the same trend across the periodic table as atomic radius, ठीक है। तो across the period आपको अगर जाना है, आपको ionic radius का trend देखना है, it will be same, because similarly आप देख पा रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे Z effective बढ़ रहा है, आपका न्यूक्लियर का साइज क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। तो अक्रॉस द पीरियड यही होगा, आपका Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रेंड जो आयनिक रेडियस का होगा, इट विल बी सिमिलर टू द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रेंड है आपका फॉर द आयनिक रेडियस।
नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, तो अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं? अभी तक हमने आइसोटोप्स पढ़ लिए हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, स्पीशीज का मास नंबर डिफरेंट होगा। आइसोबार्स में मास नंबर डिफरेंट है बट नॉट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर क्या है आपका सेम होने वाला है। देन हमने आइसो न्यूट्रॉन भी पढ़ा था, या आइसो न्यूट्रॉन स्पीशीज क्या होंगे आपके जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। नाउ वी हैव अ फोर्थ टाइप ऑफ स्पीशीज विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, तो आइसो वर्ड से हम समझ पा रहे हैं सिमिलर कुछ बात हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे। तो एक तरीके से हम इनको समझ सकते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हमारी कौन सी स्पीशीज है? द स्पीशीज विच हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर शेल। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भाई इनके पास अगर कोई ऐसी स्पीशीज है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे तो हम उसको क्या बोलने वाले हैं? हम उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलने वाले हैं। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, एटम्स और आयंस। ठीक है, इट कुड बी एटम और इट कुड बी आयन। तो अगर एटम और आयंस में से कोई भी विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फ्लोरीन नेगेटिव है, फ्लोरीन नेगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नॉर्मली फ्लोरीन एटम के पास होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, बट नेगेटिव आ गया इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो गई, तो टोटल इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन। सो हियर वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इफ वी टॉक अबाउट द सोडियम आयन, सोडियम के पास टोटल क्या होता है? न्यूट्रल एटम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट नाउ इट बिकम सोडियम आयन, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो अगेन इट ऑल्सो हैव 10 इलेक्ट्रॉन इन इट, राइट। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं आपके? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन दी न्यूट्रल एटम, बट क्योंकि यहाँ पे 2 नेगेटिव बन रहा है उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, सो इट विल ऑल्सो हैव 8 उसके पास ओरिजिनली थे, 2 गेन कर लिए, तो आपके हो गए ओरिजिनल, मतलब आप उसके पास हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख पा रहे हो तीनों ही स्पीशीज क्या है आपस में, बोथ ऑफ सॉरी नॉट बोथ, 3 of them are iso electronic species. Why? Because they have इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन आपको समझ आ रही होगी कि भाई इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए तो आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बन गए। ठीक है, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑल हैव डिफरेंट रेडियाई ड्यू टू डिफरेंट जेड इफेक्टिव। अब देखो, आप देख पा रहे हो कि तीनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बट फिर भी तीनों की रेडियस क्या है? डिफरेंट है। यू कैन क्लियरली सी हियर कि आपकी रेडियस का क्या डिफरेंस है। सोडियम की रेडियस सबसे छोटी है, फिर फ्लोरीन, और फिर उसके बाद क्या आता है आपका? ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा डिपेंड ये क्यों हो रहा है कि भाई जिसके पास जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसकी रेडियस उतनी ही क्या होने वाली है? कम। अब इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो सोडियम के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज था, उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है, तो उसके सबसे ज़्यादा प्रोटॉन है, इसीलिए जेड इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड दैट्स वाई द शेल साइज इज डिक्रीज्ड, वो श्रिंक हो गया है। हेयर एज वेल, अगर आप देखोगे फ्लोरीन के पास कितने हैं? सिर्फ 9 प्रोटॉन है, तो थोड़ा सा क्या होगा? इसका साइज सोडियम से ज़्यादा होगा। और ऑक्सीजन के पास क्या है? सबसे कम प्रोटॉन है, विच इज़ 8 प्रोटॉन ओनली, तो इसका साइज क्या होने वाला है? इन दोनों के कंपेयर में सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज सबसे जिसके पास जितना कम न्यूक्लियर चार्ज उसका साइज क्या होने वाला है? उतना ही ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पे ये सेम ट्रेंड हम फॉलो करेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी डिफरेंट इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो जितना न्यूक्लियर चार्ज आपका होगा उतनी ही आपका साइज क्या होने वाला है? कम होने वाला है, एंड वाइसे वर्सा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में कंपैरिजन देख लेते हैं कि भाई Mg2+ का साइज क्या होगा आपका? कम होगा एज कम्पेयर टू Mg सोडियम आयन। अब दोनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, बट साइज ऑफ द सोडियम इज ग्रेटर देन दी Mg। वाई? बिकॉज Mg हैज मोर प्रोटॉन और जेड इफेक्टिव चार्ज, उसके बाद उसका जेड इफेक्टिव चार्ज क्या है? ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम, दैट्स वाई साइज हैज बीन डिक्रीज। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इफेक्टिव चार्ज का कंपैरिजन कर दिया है। सिर्फ इफेक्टिव चार्ज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, एंड देन विल गेट टू नो किसकी रेडियस कितनी ज़्यादा या कम होने वाली है। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में क्लियरली ऑक्सीजन के पास कम प्रोटॉन है, कम इफेक्टिव चार्ज है, दैट्स वाई एटम्स क्या है आपके? खुले हुए अरेंज्ड है, एकदम फ्रीली मूव रहे, ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं फील हो रहा है, दे आर फ्रीली मूविंग। तो उनका जो सेल साइज है वो कुछ डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज इसके पास ज़्यादा प्रोटॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो क्या हो गया? श्रिंक हो गया है। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द हाई न्यूक्लियर चार्ज।
right? So here as well effect repulsion of electron also increases and आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी क्या हो रहा है आपका यहाँ पे कम है for the oxygen atom. That's why the radius of oxygen atom is greater, oxygen ion is greater than the fluorine ion. तो इस तरीके से आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का क्या कर सकते हो, रेडियस का कंपैरिजन कर सकते हो, राइट. देन वी हैव अ क्वेश्चन हियर कि हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज. तो इनमें से कौन सी स्पीशीज इसका लार्जेस्ट साइज होने वाला है, कौन सी स्पीशीज का सबसे स्मॉलेस्ट साइज होने वाला है. तो एक बार हम इनके एटॉमिक रेडियस और इनके एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, हमें पता है कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होती है. तो अगर हम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बात करें तो एल्यूमिनियम की क्या होने वाली है, स्मॉलर होने, क्योंकि मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आता है तो उसकी जो रेडियस होगी वो स्मॉलर होने वाली होगी mg से. तो यहाँ पे हमने निकाल लिया कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की क्या है, में से एल्यूमिनियम हैज़ द लेस एटॉमिक रेडियस एज कम्पेयर टू mg. ठीक है. अब कैटायंस आर स्मॉलर देन दी पेरेंट एटम. हमें पता है कि भाई कैटायन जो है, तो कैटायन यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका आयनिक रेडियस और एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशन होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा, कि जितना बड़ा एटॉमिक नंबर उतनी कम रेडियस. तो ये आप एटॉमिक नंबर डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन डायरेक्टली किसको रिलेट कर रहे हैं, आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को. तो वहाँ से रिलेशन बना सकते हो कि आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर. ठीक है. अब यहाँ पे Al+3 और Mg+2 में से कौन आपका स्मॉलर होने वाला है, ऑब्वियसली बिकॉज इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो इसकी आयनिक रेडियस क्या होने वाली है, कम होने वाली है एज कम्पेयर टू Mg. तो Al और Mg में से छोटा कौन है, आपका Mg. और इस तरीके से आप पूरा अगर कंपैरिजन करोगे तो Al+3 क्या है आपका स्मॉलेस्ट, हैविंग द स्मॉलेस्ट रेडियस, फिर Mg+2 आएगा. फिर हमारे एटम तो अब ये दोनों ही क्या है, आयन है. ठीक है. तो इन दोनों ही आयन की जो रेडियस होगी वो अपने रेस्पेक्टिव एटम से तो छोटी ही होगी. इवन मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से छोटी ही होगी रेडियस, राइट. तो एटम की आप यहाँ पे रखोगे, एटम हैज़ द लार्जेस्ट रेडियस अमंग्स देम. तो यहाँ पे आयन सबसे छोटा कौन सा है आपका, Al+3, फिर Mg+2, फिर न्यूट्रल एटम पे आ जाएंगे हम. एटम की तो ऑब्वियसली इन दोनों से ही क्या होने वाली है, ज़्यादा रेडियस होने वाली है. तो एल्यूमिनियम की रेडियस आपके Mg+2 से ज़्यादा होगी. एंड देन सबसे ज़्यादा जो रेडियस होने वाली है वो है मैग्नीशियम एटम की. तो इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे और वी कैन टेल द सीक्वेंस फॉर दी एटॉमिक रेडियाई कि विच हैज़ द लार्जेस्ट एंड विच हैज़ द स्मॉलेस्ट. सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट Al+3 आपका क्या है, स्मॉलेस्ट है, और Mg जो स्पीशीज है, मैग्नीशियम एटम है, इट हैज़ द हाईएस्ट और द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई हेयर. ठीक है. तो ये कंपैरिजन था. इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं एग्जाम्स में, तो इनको ध्यान से समझ के करना है. चलिए, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द टॉपिक ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है. अब ये क्या शब्द है, इसको कैसे समझेंगे, आयनाइजेशन. अभी हमने एटॉमिक रेडियस की बात की कि भाई आयन कैसे बनेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन का गेन या फिर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, ओनली देन इन दैट केस आयन्स आर फॉर्म. अब जब ये इलेक्ट्रॉन लूज होता है या गेन होता है, ये अपने आप तो होता नहीं है कि भाई इलेक्ट्रॉन बैठा, एटम बैठा है, इलेक्ट्रॉन का मन किया वो बाहर चला गया, और किसी इलेक्ट्रॉन का मन किया तो आपके घर के अंदर आ गया. ऐसा नहीं होता है. ठीक है. बैठे बैठे कोई काम नहीं होगा. आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, आयन्स फॉर्मेशन कर रहे हो. आयनाइजेशन मतलब आयन फॉर्मेशन. आयन फॉर्मेशन कब होगा, दो केस में ही हो सकता है, ईदर यू विल गेन इलेक्ट्रॉन और यू विल लूज इलेक्ट्रॉन, राइट. बट ये अपने आप नहीं होता, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है. तो एंथैल्पी क्या है, वो एनर्जी है. So energy required to remove an electron or to gain an electron, right? कि जब भी आप एनर्जी को रिमूव करोगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा. या इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो आपके दूसरे टाइप की एनर्जी होगी. अभी यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या है आपकी, कि भाई इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है, इज नोन एज दी आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन गेन भी होगा. जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो उस टाइप के एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कितनी एनर्जी लग रही है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अंदर आने में, इलेक्ट्रॉन को गेन करने में कितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी. सो वी हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी जिसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. तो पहले हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी.
ठीक है। तो ये कोई आइसोलेटेड गैस या एटम है। आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब हम एक नोबल गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं कि हम अपने क्या है, ये एटम क्या है, आइसोलेटेड है, अभी ये किसी से कहीं रिएक्ट नहीं कर रहा है, ना इसको कोई एनर्जी मिल रही है। सो जैसे गैसियस एटम होते हैं ना, आइसोलेट होते हैं, आपके एयर में क्या है, आइसोलेटेड है, ना किसी से रिएक्ट कर रहे हैं, ना इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना दे रहे हैं। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम से क्या रेफरेंस है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सोडियम एक गैसियस एटम है, इसको हम रिफर कर रहे हैं कि भाई ये एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, मतलब अभी ये किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसके पास क्या है, अपने कुछ डिफरेंट शेल्स हैं और शेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन अरेंज हैं। नाउ इफ इट लूजेज वन इलेक्ट्रॉन, राइट, तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा आपका, एक आयन बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो ये गैसियस आइसोलेटेड गैसियम एटम अब किस में कन्वर्ट हो गया है, आयन में कन्वर्ट हो गया है। तो गैसियस एटम हैज बीन कन्वर्टेड इनटू गैसियस आयन। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया, अब आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बाय व्हाट, बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में या लूज करने में कुछ एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगी, ओनली दैट इज वाई इट हैज बीन लॉस एंड फॉर्मिंग अ पॉजिटिव आयन। ठीक है, सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो ये अभी क्या था, अपनी ग्राउंड स्टेट में था, इलेक्ट्रॉन अपने शेल में अरेंज है, जिस शेल की एनर्जी को वो पसंद करते हैं उसी शेल में वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। बट तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सी स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है, कोई बाहर से उनको एनर्जी नहीं मिली है, अभी जिस एनर्जी के हिसाब से वो अरेंज है, जहाँ पे वो उनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है, वो उस शेल में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। बट जैसे ही बाहर से एनर्जी आएगी तो वो क्या चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। सो टू डू दैट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि आप सबसे आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो। रीजन क्या है आउटर मोस्ट से निकालने का, क्योंकि भाई वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो न्यूक्लियस का इतना इफेक्ट नहीं है उसके ऊपर, उसको स्ट्रांगली बॉन्ड नहीं किया हुआ है न्यूक्लियस ने, दैट्स वाई आपके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सबसे पहले हम प्रेफर क्या करेंगे कि भाई आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें। ठीक है, तो आप पहली बार जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो तो आप उसको क्या बोलोगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, डेल्टा एच इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट है, पहली बार आपने इलेक्ट्रॉन को निकाला है, दैट्स वाई इसको आप आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आई मीन्स इनिशियल और वन मतलब फर्स्ट। तो यहाँ पे डेल्टा आई H1 मीन्स है आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, और आप पहली बार ऐसा कर रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, या एंथैल्पी। तो इस तरीके से आपकी ये डेफिनेशन हो जाती है। नाउ लेट्स जस्ट सी, आयनाइजेशन एंथैल्पी आर ऑलवेज पॉजिटिव एज एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होने वाली है वो हमेशा पॉजिटिव होने वाली है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए ही होगी हमेशा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो ये चीज़ नोट करने ही लायक है कि भाई इसकी वैल्यूज़ क्या होने वाली हैं, इसकी वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैग्नीशियम है आपके पास एटम, ठीक है, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो वो कन्वर्ट हो गया किसमें, मैग्नीशियम आयन में, राइट। तो इसने पहला इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो पहले इलेक्ट्रॉन के केस में इसको क्या चाहिए होगी, आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब वो दोबारा से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर से उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम +2 आयन में, राइट। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, फर्स्ट टाइम जो हमें एनर्जी चाहिए थी उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आयन बनाने में काम आई है एनर्जी, इसलिए क्या बन रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब इसकी जो ये कब हुआ, जब मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम ने क्या कर दिया, एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। फर्स्ट केस में तो हमारे पास एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, डेल्टा आई H1। ठीक है, अब फिर से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, Mg+2 में। तो ये रिएक्शन है कि भाई मैग्नीशियम आयन ने फिर से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और बन गया वो मैग्नीशियम+2 आयन। अब जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये करने में भी कुछ एनर्जी चाहिए होगी ना, कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में भी आपको कुछ एनर्जी चाहिए होगी, दैट इज नोन एज द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल रहे हो तो उसको क्या बोलोगे, सेकेंड। ऐसे अगर आप तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालते हो इसके बाद तो उसको क्या बोलेंगे हम, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो क्या हो जाएगी, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी। तो इस तरीके से सीक्वेंस में हम डिफाइन करेंगे कि पहले पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से एनर्जीज को डिफाइन करेंगे। नाउ व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन टू, क्या
आपको इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में सेम एनर्जी लगी है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्या हमें सेम एनर्जी यूज हुई? तो एक बार देख लेते हैं। सो व्हाट वी कैन से हियर कि पहले यहाँ पे लेस न्यूक्लियर चार्ज था, ठीक है, एटॉमिक फॉर्म में था। अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है तो आपका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया है, बिकॉज एट द एटॉमिक फॉर्म में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या था, बराबर था, तो आपका क्या था, लेस न्यूक्लियर चार्ज था। नाउ द न्यूक्लियर चार्ज हैज बीन इंक्रीज, वाई? बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन आपके सेम ही है, तो मोर पॉजिटिव चार्ज। तो इससे क्या होगा, नाउ अगर आपका चार्ज ज़्यादा है तो अब क्या करेगा, जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, स्ट्रांगली बॉन्ड करके रखेगा, क्योंकि पहले तो दोनों बराबर थे। अब क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो जिसकी ज़्यादा नंबर होंगे, जिसकी ज़्यादा मेजॉरिटी विंस, तो कहते हैं ना मेजॉरिटी विन। तो क्या है इसका मतलब कि जिसका ज़्यादा नंबर होगा उसकी पावर ज़्यादा क्या होगी, उसकी होल्ड करने की पावर ज़्यादा होगी। तो पहले केस में इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी था, उसके लिए आपको एनर्जी तो देनी पड़ी, वो कम थी एज कम्पेयर टू नाउ। अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थोड़ी क्या करनी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जैसे आप ज़्यादा मेहनत करोगे आप उसको क्या करोगे, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे। सो व्हाट इज द रिलेशन हियर, दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन दी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा है, as the removal of electron is more difficult in the cation as compared to the neutral atom। तो न्यूट्रल एटम में क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर है, बट कैटायन में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन को ईजिली बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ट्रेंड्स ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी, तो ट्रेंड क्या है आप देख पा रहे हो, ये कुछ हमने ग्राफ प्लॉट किया है डिफरेंट एटॉमिक नंबर पे, कि भाई डिफरेंट एटम्स के लिए क्या ट्रेंड है फॉर द आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर हम देखें कि मैक्सिमाज आर दी एट दी नोबल गैस, मैक्सिमा मतलब इस ग्राफ का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो कहाँ बन रहा है, आप देखोगे जितने भी आपके नोबल गैसेज है वहाँ पे आपका क्या बन रहा है, मैक्सिमम। इसका मतलब नोबल गैसेज से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना इज क्वाइट अ टीडियस टास्क, मतलब आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने वाली है। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेज क्या है, अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करके बैठी हैं, उनके पास कोई भी फालतू इलेक्ट्रॉन नहीं है देने के लिए, और ना ही उनको कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस केस में क्या है, आप सेटिस्फाइड हो, आप ऑलरेडी क्या हो, स्टेबल पोजीशन में हो, तो स्टेबिलिटी को कौन डिस्टर्ब करेगा, और स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना क्या है, इज अ टीडियस टास्क, कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो जितने भी मैक्सिमम पॉइंट है वो आपके कहाँ बन रहे हैं, दे आर एट द पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस का क्या है, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हाई है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर एटम। और जो मिनिमाज है, बिकॉज दे हैव फुल्ली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हम जानते हैं कि भाई नोबल गैसेस क्या है, जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं, जो ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है, जिनके सारे ऑर्बिटल क्या है, फुल्ली फिल्ड है, राइट। एंड मिनिमाज आर फॉर्म्ड एट द एल्कलाई मेटल, जितने भी मिनिमाज बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं, एल्काई मेटल। आप देखो लिथियम पे बन रहा है, सोडियम पे बन रहा है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये सारे क्या है, एल्कलाई मेटल्स हैं। तो जितने भी मिनिमास बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं, इन पे। इसका मतलब यहाँ से एक पॉइंट प्रूव होता है कि ये वाले जो मेटल्स हैं या ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हैं, इनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। वाई? इसका रीज़न भी है कि जैसे ही अपने ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे ये भी क्या हो जाएंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाएंगे, तो इनके भी एटम के अंदर क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। सो दे आर रेडी टू लूज इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई हम देख रहे हैं कि जितने भी मिनिमाज है, मिनिमम एनर्जी का हमें कहाँ लग रही है, मिनिमम एनर्जी हमें एल्कलाई मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में लग रही है। इसका मतलब ये दे आर रेडी टू गिव देयर इलेक्ट्रॉन, बहुत जल्दी ये क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। वाई? बिकॉज लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन विल अटेन देम विल हेल्प देम टू अटेन द फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से, जो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है वो लूज करने से ये क्या हो जाएंगे, जल्दी से स्टेबल हो जाएंगे, नोबल गैस जैसे बन जाएंगे। और हर कोई नोबल गैस जैसा बनना चाहता है कि भाई स्टेबल हो जाओ लाइफ में। आप, मैं, हम सारे लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या मैं पढ़ा रही हूँ। वाई? वी ऑल वॉन्ट अ स्टेबल लाइफ, राइट। सो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को भी करना होता है कि भाई उनको भी स्टेबल होना है, तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करेंगे, जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम है, ठीक है। तो ये ट्रेंड हम देखने को मिल सकते हैं कि दस द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई रिएक्टिविटी। और एक और यहाँ से फैक्टर पता चलता है कि जितनी आपकी लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी हाई रिएक्टिविटी,
मतलब आप जल्दी रिएक्ट कर लोगे ना किसी भी एटम के साथ, आप इलेक्ट्रॉन देने के लिए बैठे हो तो जैसे कोई अदर एटम आएगा जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आप तुरंत क्या कर लोगे, इसका रिएक्शन कर लोगे। दैट्स वाई आपने देखा है कि जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी ऊपर होते हैं। हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है क्लास 10th में, तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है आपका, लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम। तो वाई दे हैव हाई रिएक्टिविटी, बिकॉज देयर आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी लेस, दे विल लूज इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। सो नाउ लेट्स सी द ट्रेंड, और किस फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा। सो हाउ आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स, सो फर्स्ट थिंग इट डिपेंड्स ऑन द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली न्यूक्लियस से बॉन्डेड है, ठीक है, अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या होने वाली है, कम। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है, जैसे कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो काफ़ी फ्री है, दूर भी है न्यूक्लियस से, उस पर क्या है आपका अट्रैक्शन फोर्स क्या है ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी लेस। तो जितना कम अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, तो उतनी कम एनर्जी। तो जितना कम अट्रैक्शन उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, राइट। ऑल्सो वन मोर थिंग, दैट रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन भी एक फैक्टर है जिससे आपका क्या होगा, आयनाइजेशन जल्दी या देरी से होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपेल कर रहे हैं तो बाहर वाले शेल में अगर रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर ऑटोमेटिकली जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और अगर कम रिपल्शन है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल है, इसका मतलब वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है। सो दीज टू फैक्टर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच इज ऑलवेज लेस देन दी एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली रिपल्शन से क्या होगा, जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, जो एक्चुअल चार्ज होता है उससे कम होती है। लेट्स से हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास 10 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब 10 पॉजिटिव चार्ज से उसको इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा, हो सकता है वो 9 पॉजिटिव चार्ज से ही खींच पा रहा हो या 8 पॉजिटिव चार्ज से ही क्या कर पा रहा हो, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पा रहा हो। वाई, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि भाई ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या है, डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, और इन डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन आपस में यहाँ पे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन क्रिएट करेंगे, जिससे ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को अंदर आने नहीं देगा। अगर मान लो आपका न्यूक्लियस खींच भी रहा है, ये जो न्यूक्लियस है वो खींचना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन को, 10 आपके पास क्या है, प्रोटॉन है, न्यूक्लियर चार्ज है, 10 पॉजिटिव चार्ज क्या खींचना चाह रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा है। तो खींचने से क्या करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन तो इसकी तरफ अट्रैक्ट रहेंगे, बट आपस में रिपल्शन की वजह से ये इसको अंदर नहीं जाने देगा, या फिर इन दोनों के रिपल्शन की वजह से, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से ये अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से एक शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, एक शील्ड बन जाती है कि जो बाहर वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो इनर शेल के अंदर नहीं आ पाते, उनके इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या फील करते हैं, रिपल्शन फील करते हैं, जिसकी वजह से वो जब जैसे ही अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे दूर चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से क्या होता है, हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आपस में भी धक्का दे रहे हैं, भगा रहे हैं, प्रोटॉन तो खींचने की कोशिश कर रहा है, बट आप इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, धक्का मुक्की करके एक दूसरे को भगा दे रहे हैं। तो इस तरीके से एक शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, वेयर इन द इनर इलेक्ट्रॉन, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में क्या होता है, आप देखोगे हमेशा एक शील्डिंग इफेक्ट, एक रिपल्शन काम करेगा। इट विल हेल्प यू टू मतलब टू नॉट लेट द इलेक्ट्रॉन कम टूवर्ड्स द एटम, जिससे साइज भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होने वाली है, अब आयनाइजेशन एनर्जी को देख लेते हैं कि क्या उसका सीक्वेंस होने वाला है। तो शील्डिंग इफेक्ट कैसा होता है, हर ऑर्बिटल का अपना अपना शील्डिंग इफेक्ट है। अगर आप कंपेयर करोगे तो जो एस ऑर्बिटल है उसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि इनर शेल में आपको एस ऑर्बिटल मिलता है, सबसे फर्स्ट शेल जो उसमें सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है, फिर sp होगा, फिर sp_d sp_df। तो आप देख रहे हो हर शेल में आपके पास s ऑर्बिटल तो है ही है, इसीलिए उसका शील्डिंग इफेक्ट भी क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर। सो शील्डिंग इज इफेक्टिव व्हेन इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। तो शील्डिंग कब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी, जब अंदर के सारे शेल क्या है, भरे हुए हैं, अपनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उन्होंने स्टोर किए हुए हैं। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना वो भरा हुआ होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो फिर वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने देगा। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसलिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना
will be easier. तो उस तरीके से हमारी आयनाइजेशन एनर्जी कम लगी. Now we'll see the trend of ionization enthalpies across the period with the help of this graph. तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो ग्राफ देख रहे हो आप, it is like that. कुछ जगहों पे वो नीचे भी जा रहा है, इसका मतलब जैसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में एकदम पूरा नहीं है, कुछ जगहों पे आपका डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है. तो इसका भी हम बिहेवियर समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द कॉमन थिंग कि आपका जो लेफ्ट टू राइट जाने पे हाउ इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी. सो ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. अब न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो जितना उतना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा. सो ऑन दैट बेसिस आप कह सकते हो कि भाई ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. मतलब इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा. वाई? बिकॉज उसको जो प्रोटॉन है उसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है. लेफ्ट टू राइट जाने पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ के रखेगा. और कस के पकड़ के रखेगा तो उसको निकालना क्या हो जाएगा, बाहर. तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है वैसे ही क्या है आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी. मतलब आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में. ठीक है, अब ट्रेंड देख लेते हैं इसका अक्रॉस दी ग्रुप्स कि ग्रुप्स में क्या होगा. अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे, अभी हमने जो ट्रेंड देखा वो था हमारा फॉर दी अक्रॉस द पीरियड कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होगा. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दी टॉप टू बॉटम, ठीक है, अब टॉप टू बॉटम क्या होगा, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी. मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, थोड़ा दूर दूर है, थोड़ा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ पे बढ़ने भी वाला है. सो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, क्योंकि आपके अब शेल ज़्यादा है, शेल ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है. और जैसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे या फुल्ली फिल्ड शेल जहाँ पे भी आपके होंगे वहाँ क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने वाला है. और ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज. इसका मतलब इनर शेल्स में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने देंगे. इसका मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इफेक्टिवली आपका आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. तो वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स क्या है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम है. दैट्स वाई कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर, इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा. तो इस तरीके से दिस इज द ट्रेंड दैट वी हैव सीन इन दी अक्रॉस द पीरियड कि टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ती है. एटॉमिक रेडियस बढ़ती है तो शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स का इनर शेल में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. एंड ड्यू टू विच आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो आयनाइजेशन आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में अक्रॉस दी ग्रुप्स. ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है कि अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप आपको क्या करना है, क्या ट्रेंड रहने वाला है, ये याद आप कर सकते हो, आप रिलेट कर सकते हो कि भाई एक चीज़ आपको पता है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है, दैट मीन्स आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है. ठीक है, चलिए अब कुछ एनोमैलीज ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब कुछ वियर्ड आपको ट्रेंड दिखे, कुछ सीक्वेंस में फॉलो. से हमने क्या बोला कि अक्रॉस द पीरियड जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, आपकी इंक्रीज होनी चाहिए. बट कुछ जगहों पे हमने देखा कि भाई ये ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है. ये जो डिप आपको दिख रहा है यहाँ बोरॉन में और इधर ऑक्सीजन में, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होता, क्योंकि भाई आपका क्या हो रही है, एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है अक्रॉस द पीरियड. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी क्या होनी चाहिए थी, इंक्रीज होनी चाहिए थी. बट यहाँ पे कुछ जगहों पे डिप दिखा, क्यों, अब ऐसा क्यों है इसका रीजन समझ लेते हैं. दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Be इज ग्रेटर देन दी बोरॉन. जबकि होना क्या चाहिए था, बोरॉन का साइज कम है तो उसकी एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए थी. बट हेयर बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू बोरॉन. व्हाट इज द रीजन. नाउ लेट्स सी द बैलेंस इलेक्ट्रॉन. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लेते हैं. तो बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Be क्या है, लास्ट शेल. ठीक है, हम लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं. उसमें क्या है आपका 2s शेल ऑर्बिटल है जिसमें दोनों क्या है, दो वो पूरा फिल्ड है. जो आपका 2s ऑर्बिटल है दैट इज फुल्ली फिल्ड. बट हेयर इफ वी टॉक अबाउट दी बोरॉन, तो बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर द आउटर मोस्ट शेल, उसमें दो ऑर्बिटल हैं 2s एंड 2p. 2s तो फुल्ली फिल्ड है और 2p क्या है आपका, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है. अब अगर हम कंपेयर करें बेरिलियम और बोरॉन में, तो बोरॉन से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको 2s से निकालना पड़ेगा. अब 2s से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. वाई, बिकॉज वी हैव डिस्कस दिस कि फुल्ली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड जब ऑर्बिटल होते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, राइट. इन दैट केस यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी. मतलब इसका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे हम 2s से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं इसलिए हमें एनर्जी
ज़्यादा चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड वी हैव 2p, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो रेदर देन टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर विल टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना क्या है, ईजी है, क्योंकि ना तो ये हाफ फिल्ड है और ना ये फुल्ली फिल्ड है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर हम निकाल देंगे, ना ही इलेक्ट्रॉन का कोई रिपल्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना क्या है, इज वे इजियर एज कम्पेयर टू द बेरिलियम इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द p ऑर्बिटल इज ईजी एज कम्पेयर टू द s ऑर्बिटल। इस तरीके से आपका क्या हो गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके बेरिलियम से क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो ये जो ट्रेंड है यहाँ पे आपको एक एनोमैलस बिहेवियर दिखा, ठीक है। वाई, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डिफरेंट होने की वजह से या उसमें वेरिएशन होने की वजह से आपको ये डिफरेंट एनोमैलीज बिहेवियर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब एक बार आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भी देख लेते हैं कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, जबकि उल्टा होना चाहिए था, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या है आपकी, कम है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन दी कॉन्फिगरेशन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर नाइट्रोजन इज दिस, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके पास एक 2s ऑर्बिटल और 2p, ये फुल्ली फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है, इसका मतलब स्टेबल है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इज क्वाइट टफ, आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड जब भी ऑर्बिटल होते हैं तो वो स्टेबल होते हैं, तो उस कंडीशन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इज नॉट दैट ईजी, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है। और एज कम्पेयर टू देयर हेयर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आपका 2s ऑर्बिटल है, फुल्ली फिल्ड है, और आपके पास एक 2p ऑर्बिटल है जो ना तो हाफ फिल्ड है ना फुल्ली फिल्ड है। अब यहाँ से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा, आपका हाफ फिल्ड बन जाएगा, तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा इन दैट सिचुएशन कि भाई उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो उसको तो खुशी ही होगी कि अच्छा है एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्योंकि भाई उसको क्या करना था, स्टेबल होना था। स्टेबल वो दो ही कंडीशन में, या तो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले कहीं से जो कि उसको मिल नहीं रहे थे, या फिर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो भी वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या हो जाएंगे, स्टेबल ऑर्बिटल आ जाएंगे। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इट विल रिक्वायर लेस एनर्जी, बिकॉज ये क्या चाहता है, तो देना ही चाहता है इलेक्ट्रॉन कि भाई इलेक्ट्रॉन चला जाए मेरे शेल से, क्योंकि मैं उस केस में क्या हो जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा। सो फ्रॉम हियर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कम एनर्जी लगेगी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, दैट इज वाई वी सी एनोमैलस बिहेवियर। ये डिप आपको दिखाई देगा इन दी ग्राफ। तो इस तरीके से एनोमैलस बिहेवियर ऑफ आयनाइजेशन ट्रेंड, आयनाइजेशन एंथैल्पी में आपको ये थोड़े से क्या दिखते हैं, कुछ वेरिएशंस दिखते हैं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको एक बार समझना है, ध्यान से देखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपका आयनाइजेशन होगा नहीं होगा, कम आपको एनर्जी लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन दी यू नो हाउ योर ऑर्बिटल आर फिल्ड, कैसे आपका ऑर्बिटल फिल्ड है, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम ऑलरेडी ये डिस्कशन हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जैसे कि मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन लूज भी होके आपका आयन बनता है, आपका कैटायन बनता है, और इलेक्ट्रॉन जब आप गेन करोगे तो भी आप एक आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाओगे, इसको हम क्या बोलेंगे, एनायन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब भी कोई एटम, ठीक है, कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इट विल रिक्वायर सम एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज डेल्टा Eg इलेक्ट्रॉन गेन एन H, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है। फ्लोरीन का एटम था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया एंड द साइज विल बिकम बिगर, ठीक है। आपका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, एंड इट विल बिकम द नेगेटिव आयन, और इसको हम क्या बोलेंगे, आपका फ्लोरीन आयन बन गया है। तो ये गैसियस आयन में कन्वर्ट हो गया है। नाउ एनर्जी एक्सचेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो एनर्जी जो एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में था। अगेन ये अपना कुछ एटम अपने ग्राउंड स्टेट में, उनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी थी, बट बाहर से जब एनर्जी आई, उन्होंने गेन किया, तो क्या हुआ, आपका एक इलेक्ट्रॉन और आ गया शेल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, वो गैसियस आयन में कन्वर्ट हो गया है फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, राइट। ऑल्सो हम इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो जैसे कि आपकी आयनाइजेशन एनर्जी थी कि आपने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसको क्या बोल दिया, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको कितनी एनर्जी लगी,
फिर दूसरा निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी। ऐसे ही सिमिलरली पहला इलेक्ट्रॉन गेन करने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करने में कितनी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, दैट इज नोन एज योर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब जो आपकी यहाँ पे गेनिंग होगी वो कैसे होगी कि एक कोई आपका न्यूट्रल एटम था, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो क्या बन गया, आपका नेगेटिव आयन बन गया। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज होने वाला है। नाउ अगर हम ग्रुप्स की बात करें, ठीक है, नाउ वी आर सीइंग द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अक्रॉस द पीरियड। अब पीरियड में देखेंगे, ठीक है, तो पीरियड में आप देखोगे तो आपको क्या है कि हाइड्रोजन और हीलियम तो यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, वो तो हमारा क्या है, आपका आइसोलेटेड गैस ही है, उसको ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ना देने की। फिर लिथियम और फ्लोरीन को अगर हम देखेंगे, मतलब एक ग्रुप हम ये देख रहे हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17, ठीक है। तो ग्रुप नंबर अगर 17 की बात करें हम, तो यहाँ पे एक्सेप्शनली हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। मतलब यहाँ पे देखो आप वैल्यू देख रहे हो बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव में वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इसको पावर और चाहिए, इसलिए एनर्जी क्या है, नेगेटिव में है। ठीक है, तो नेगेटिव में एनर्जी है तो इसको और बाहर से एनर्जी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन गेन कर सके और वो क्या हो जाए, एक न्यूट्रल स्टेट पे या फिर स्टेबल कंडीशन में पहुंच जाए। तो यहाँ पे एक्सेप्शनली हाई वैल्यूज देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये जो ग्रुप 17 है ये क्या है, काफ़ी नेगेटिव एलिमेंट है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी इनकी बहुत ज़्यादा है, राइट। ऑन दी अदर हैंड अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, अक्रॉस द पीरियड जाओगे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होने वाला है, आपका इंक्रीज करने वाला है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर होगी वो क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। एंड हेंस यू कैन से दैट कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करने की संभावना एक तो बढ़ जाती है, दैट इज वाई एनर्जी भी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब आपको जैसे जैसे आप अक्रॉस द पीरियड जाओगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल इंक्रीज, राइट। तो एनर्जी आपको उतनी ज़्यादा चाहिए होगी। नाउ ट्रेंड अक्रॉस द ग्रुप, तो हमने यहाँ पे देखा था अक्रॉस द पीरियड क्या होने वाला है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होने वाली है और यहाँ पे आप याद रखोगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज होने वाली है। बट वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है और इधर इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना है। यहाँ पे एनर्जी माइनस में, वहाँ पे पॉजिटिव में थी, राइट। तो अब ग्रुप में देख लेते हैं, अक्रॉस द ग्रुप अगर आप जाओगे या डाउन द ग्रुप जाते हो, टॉप टू बॉटम अगर आप जा रहे हो, तो एटॉमिक रेडियस आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दैट इज वाई आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एटम से आप उतना दूर आते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन को आप क्या करोगे, यहाँ पे गेन करने की आपकी इच्छा नहीं रहेगी, आप इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहोगे। वाई, बिकॉज जो आपका आउटर मोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, दे आर नॉट एक्सपीरियंसिंग मोर न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना कम न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करोगे, जितनी बड़ी रेडियस होगी, जितना दूर आप इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस से होगे, उतना कम आप इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या रहोगे, अटैच रहोगे, तो आप इजीली बाहर निकल जाओगे। तो आप गेन ना करने की जगह, इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन ना करने की जगह, इवन यू विल लूज द इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इन दैट केस जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज ड्यूरिंग द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने ही नहीं वाला है, इसलिए एनर्जी भी क्या है, आपको नहीं चाहिए, दैट इज वाई एनर्जी विल डिक्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एनर्जी क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। आप देख रहे हो यहाँ पे तो पॉजिटिव में वैल्यू आ गई है, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही गेन नहीं करेंगे, इनकी वैल्यू सारी पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव वैल्यू हमें यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई दे एट ऑल नॉट गेन इलेक्ट्रॉन, तो ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना लूज करते हैं। एंड हेयर नेगेटिव वैल्यू में है कि आपका ये सारे क्या करेंगे, देखो नेगेटिव वैल्यू, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो दे विल गेन इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, दिस इज द ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ट्रेंड में सब हम एनोमैलीज भी देख लेते हैं कि भाई एनोमैलीज क्या है, इसके क्या डिफरेंट बिहेवियर कहाँ दिखाई दिया हमें। ठीक है, सो अगर आप ग्रुप 16 की बात करते हो तो यहाँ पे वैल्यूज आपकी कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो एनोमैलीज हैं कि ये जो ऑक्सीजन है उसकी सल्फर से जो वैल्यू है, आपका बिहेवियर कैसा था कि यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही थी। ठीक है, बट यहाँ पे पहले तो ये कुछ और है और फिर क्या हो गई है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो पहले कुछ 141 था, फिर ये हो गया, जबकि यहाँ पे कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा, राइट। तो यहाँ पे सीक्वेंस जो फॉलो होना चाहिए था आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वो फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। बट यहाँ पे क्या हो रही है, पहले वो इंक्रीज हुई, सॉरी पहले वो ज़्यादा थी, फिर वो डिक्रीज हुई और फिर वो ज़्यादा हो गई।
ठीक है। तो इस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज और फिर डिक्रीज हो रही है, राइट। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब उसका रीजन क्या है, लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ O एज कम्पेयर टू S, ठीक है। तो सल्फर के कंपैरिजन में जो ऑक्सीजन की गेन एंथैल्पी है वो क्या है, लेस नेगेटिव है, राइट, क्योंकि -200 क्या है आपका लेस नेगेटिव है एज कम्पेयर टू -141, राइट। उधर ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्या है, लेस नेगेटिव वैल्यू है। अब ऐसा क्यों है, तो आप देख सकते हो द साइज ऑफ द ऑक्सीजन इज लाइक दिस एंड सल्फर का साइज थोड़ा सा बड़ा है। ऑन दी अदर हैंड एज वेल जो फ्लोरीन का आपका साइज है दैट इज लेस एज कम्पेयर टू द क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या होगा, द साइज ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन इज so small that electron cloud at fluorine and oxygen causes repulsion of the incoming electron, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इनका साइज इतना छोटा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा ये गेन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन में क्या होने लगेगा, रिपल्शन होने लगेगा, बिकॉज साइज इज वेरी स्मॉल। तो लेट्स से अंदर भी 2 शेल्स हैं आपके, इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर दे, यहाँ पे भी 2 शेल्स ऑलरेडी हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, इधर भी क्या है दो शेल्स हैं जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। अब आपने बाहर से भी इलेक्ट्रॉन ले लिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो हो गए, चलो वो तो हम फिर भी मैनेज कर लेंगे, बट इनका जो शेल है वो काफ़ी क्लोज है, जैसे ये शेल आपस में क्या है काफ़ी क्लोज है ड्यू टू द साइज। तो साइज छोटा होने की वजह से रिपल्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो वैल्यू मतलब जो जितना उसकी ओरिजिनल वैल्यू होनी चाहिए वो नहीं होगी। और एज कम्पेयर टू अदर एटम, सल्फर का क्या है साइज भी बड़ा है, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन फ्रीली थोड़ा सा दूर दूर रहेंगे तो उतना रिपल्शन नहीं होगा जितना आपका ऑक्सीजन एटम में रिपल्शन आपको दिखेगा। तो इसीलिए वैल्यूज क्या है आपकी, ऑक्सीजन हैज द लेस नेगेटिव वैल्यू एज कम्पेयर टू दी सल्फर एंड सेम फॉर फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए भी आपको सेम ट्रेंड दिखने वाला है। सो दिस इज वन एनोमैली बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ग्रुप में आपका बिहेवियर है। ओके, एक बार ये कुछ ट्रेंड हो गया है, ऑल राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड विच हैज़ द लीस्ट नेगेटिव। तो हमें बताना है कि भाई ये सारी हमारी स्पीशीज हैं, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम है और किसकी ज़्यादा है। तो एक बार ट्रेंड हम फॉलो कर लेते हैं, अक्रॉस द पीरियड हम जाओगे, ठीक है। तो मोर नेगेटिव कौन होगा आपका, फॉस्फोरस सबसे लेस नेगेटिव, फिर सल्फर उससे ज़्यादा और क्लोरीन उससे ज़्यादा। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। देन अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, लेस नेगेटिव होनी चाहिए। तो डाउन द ग्रुप लेस नेगेटिव अगर आप कंपैरिजन देखोगे तो फ्लोरीन हैज़ लोअर वैल्यू एज कम्पेयर टू द क्लोरीन ड्यू टू इट्स बिगर साइज। ये अभी हमने पढ़ा था कि क्लोरीन के एटम का साइज बिगर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम करेगी, इलेक्ट्रॉन को गेन इजीली करेगी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप लेस नेगेटिव वैल्यू किसकी है आपकी, फ्लोरीन की एज कम्पेयर टू क्लोरीन। और अक्रॉस द ग्रुप अगर आप देखोगे मोर नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, तो फॉस्फोरस की आपकी सबसे लेस नेगेटिव वैल्यू है, देन सल्फर एंड क्लोरीन। तो अगर हम सब में कंपैरिजन करें तो हमारा सीक्वेंस क्या आने वाला है, सबसे कम वैल्यू किसकी है, फ्लोरीन, फिर आपका सबसे कम है आपकी फॉस्फोरस, देन सल्फर, देन फ्लोरीन, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आएगी आपकी वो होने वाली है क्लोरीन की। तो क्लोरीन यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है अमंग्स देम, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है या कम एनर्जी उसमें रिक्वायर्ड है। मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज फॉर क्लोरीन एंड द लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज फॉर फॉस्फोरस। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन था बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऑल राइट, सो वी आर डन विद द 2 टाइप ऑफ ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इन दोनों के ट्रेंड को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो इनको एक बार समझिए, अच्छे से समझिए, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, राइट। चलो तो अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे और क्या हमने इसके ट्रेंड देखे हैं अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप। चलिए, तो ये हमारी 4th टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है। हमने रेडियस के बारे में पढ़ लिया है, हमने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ लिया है और हमने एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो 4th टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जो है हमारी दैट इज
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल। तो जब भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेंगे, मतलब आपका क्या बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो दोनों क्या करेंगे? एटम अपने इलेक्ट्रॉन को 50-50% इक्वल शेयर करते हैं। जब भी कोई शेयरिंग होगी, लेट्स से आपका ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन एटम के अंदर अगर शेयरिंग हो रही है, इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स से 2 ऑक्सीजन एटम हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये भी क्या करेगा बेटा? इट विल ऑल्सो गिव द 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो शेयरिंग हो रही है वो इक्वल होनी चाहिए। दोनों के पास क्या है? इसका 50-50% राइट है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कि 50-50% अगर शेयरिंग हो रही है, कोई भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच रहा है। बट देयर विल बी चांसेस जहाँ पे क्या होने वाला है, अभी हमने क्या लिया है? 2 सेम एटम को लिया है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को लिया है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी। बट अगर लेट्स से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो इन दैट केस क्या होगा? अब हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे होना तो 50-50% चाहिए, कि दोनों की तरफ क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन, या दोनों का इलेक्ट्रॉन पे हक कितना होना चाहिए? 50-50%। बट हेयर देयर इज वन कैच कि भाई ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसकी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो शेयरिंग कर रखी है, यहाँ पे शेयर हो रखे हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसकी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है। वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और आप देखोगे जो पोलराइजेशन है वो थोड़ा किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या आ जाएगा आपका? इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन साइड। वाई? बिकॉज कार्बन उसके कंपेरिजन में बहुत वीक है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ये जो केस है, जब आपके 2 डिफरेंट एटम क्या कर रहे होंगे? एक मॉलिक्यूल बना रहे होंगे, तो डिफरेंट एटम जुड़ के जब मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आ जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आएगा कि भाई अब इलेक्ट्रॉन को, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको कौन अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा? तो जो अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा वो क्या हो जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। और जो नहीं खींच पाएगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव टाइप ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, या फिर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो फ्रॉम द डेफिनेशन वी कैन से दैट दिस इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एक एटम की एक एबिलिटी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक बॉन्ड जहाँ बन रहा हो, यहाँ पे देखो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और एक ही मॉलिक्यूल है, CO2 का मॉलिक्यूल हो जाएगा। अभी यहाँ पे CO है, इधर भी एक आपका ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो ये CO2 के मॉलिक्यूल में किधर आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। तो कोई एक एटम होगा जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा in a bond of a molecule, and that ability is known as electronegativity. That's why the element which has this ability more will known as more electronegative element, or we can say then they are the electronegative element and they show the property of electronegativity. ठीक है, तो इसको एक बार इरेज कर देते हैं and then we can see. So यहाँ पे आप देख रहे हो बॉन्ड बन रहा है, बट एक तरफ क्या है? एटम जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक तरफ ज़्यादा शिफ्ट है, इस तरफ ज़्यादा शिफ्टेड है। वाई? बिकॉज ये वीक पुल कर रहा है, इसका मतलब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग पुल कर रहा है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस एटम, राइट? नाउ न्यूमेरिकल स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, तो इसको कैलकुलेट कैसे किया गया? 2 स्केल हैं जिसके थ्रू हमने इसको कैलकुलेट किया है। एक है मलिकन जेफ स्केल, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अगर आप मीन निकाल दोगे तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, दूसरा है पॉलिंग स्केल, जिसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें ये फॉर्मूलाज याद नहीं करने, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाँ ऐसे 2 स्केल हैं जहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर रखोगे वैल्यूज, देन यू विल गेट दी वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पॉलिंग स्केल और 2 स्केल हमारे पास, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है। नाउ हियर इफ वी टॉक अबाउट द ट्रेंड, तो हमें क्या करना है? ट्रेंड्स को देखना है कि ट्रेंड क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो अगर हम अक्रॉस द पीरियड देखें, तो ये हमारा पीरियड है, सेकंड पीरियड है हमारे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इनका अगर हम ट्रेंड ऑब्जर्व करें, या कोई और भी हमारा सीक्वेंस लेते हैं हम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये वाली सीरीज को भी अगर आप अज्यूम करते हो, सो यू विल फाइंड दैट जैसे जैसे आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। दैट्स वाई क्योंकि आपका क्या है? न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी होगी,
शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी विल बी मोर विच हैज़ द मोर पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पे डायरेक्टली आप कह सकते हो कि जिसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा, ठीक है। तो आप देखोगे अक्रॉस द पीरियड अगर आप देखते हो तो फ्लोरीन का क्या है आपका जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा है अमंग्स देम, तो दैट्स वाई फ्लोरीन क्या है इन सब में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। देन इफ वी टॉक अबाउट द ग्रुप, तो ग्रुप में अगर आप देखोगे कि आपका साइज ऑफ द एटम इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव क्या होगा डिक्रीज होगा। तो साइज एज इंक्रीज होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जेड इफेक्टिव आपका उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा या जितना ज़्यादा शेल का साइज बड़ा होता जाएगा आपकी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। तो डाउन द ग्रुप अगर आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात करें तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन उससे कम एंड एसिटाइन सबसे कम, ठीक है। सिमिलरली हियर लिथियम आपका कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सोडियम उससे कम, काफ़ी कम। आप देख रहे हो वैल्यूज़ में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या करेंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अक्रॉस द पीरियड अगर आप देखोगे लिथियम इस वाले पीरियड में लिथियम सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यू कैन डिफाइन, राइट। तो यहाँ से नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल्स जनरली क्या करते हैं उनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इसका मतलब अपनी तरफ पुल करेंगे एंड दे हैव मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आपका और क्या होगी उनकी रेडियस भी थोड़ी बड़ी होगी। तो ये सारे ही फैक्टर क्या कर रहे हैं आपका ये बताने में हेल्प कर रहे हैं दैट नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा उस एलिमेंट के नॉन मेटल होने की संभावना होगी। सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट। और दूसरा मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटालिक करेक्टर इज इनवर्सली मेटालिक करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना कम मेटालिक करेक्टर, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा नॉन मेटालिक करेक्टर। तो इट हैज़ डायरेक्ट रिलेशन, इट हैज़ इनडायरेक्ट रिलेशन। सो फ्रॉम हियर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी कैन डिफाइंड एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक करेक्टर। तो हमें मेटालिक करेक्टर के सीक्वेंस में क्या करना है इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स को लगाना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है और डिक्रीज अलॉन्ग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम जानते हैं क्योंकि उधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, दैट्स वाई मेटालिक करेक्टर क्या होगा अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होगा, बट डाउन द ग्रुप क्या होने वाला है आपका इंक्रीज होने वाला है। तो अगर हम सीक्वेंस देखें, ठीक है, तो फॉस्फोरस सिलिकॉन बेरिलियम मैग्नीशियम और सोडियम में क्या होगा फॉस्फोरस इज लीस्ट बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, फिर सिलिकॉन, फिर बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम एंड देन सोडियम। तो सोडियम आपका सबसे लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट, इधर तो हमने राइट मोस्ट में लिखा है बट वो क्या होगा अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट मोस्ट में है। इसका मतलब उसके अंदर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट्स वाई इट इज़ द इट हैज़ द मोर मेटालिक करेक्टर, ठीक है। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये याद रखना है कि क्या क्या कैरेक्टर हैं। तो अभी हमने जितने भी फिजिकल कैरेक्टर थे, जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम ट्रेंड देख सकते थे, वी हैव सीन दैट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ट्रेंड, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान से अटेंड करना है बिकॉज इन द थर्ड लेक्चर वी विल प्रोबेबली कंप्लीट आवर चैप्टर। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी शॉर्ट, अभी तक हमारे सारे चैप्टर में ये सबसे छोटा चैप्टर था, बट यहाँ से ऐसे ही आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने वाले हैं। कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन आपके पास इसमें नहीं है तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मोस्टली देखने वाले हैं कि भाई क्या ट्रेंड होने वाला है, कैसे आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके ट्रेंड से आने वाले हैं। तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे मेंशन कर सकते हो। सो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट लेक्चर, और प्रोबेबली हम अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। तो सी यू, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।